हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। 2 दिन बाद मेरी शादी की तारीख थी। ये शादी पूरी तरह से मेरे माता पिता की मर्जी से हो रही थी। मैं भी अपने माँ बाप के फैसले पर खुश थी और उनके फैसले पर खुशी खुशी सर झुका दिया था। मुझे तो इस बात से कोई एतराज नहीं था कि यह रिश्ता मेरे माँ बाप की पसंद और मर्जी का है, क्योंकि मैंने कभी भी अपने घर से बाहर कदम नहीं निकला था। बाहर की दुनिया, बाहर के लोग क्या होते हैं, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने अपनी माँ से यही सुना था कि बाहर की दुनिया बहुत जालिम है, कभी भूल कर भी इस दुनिया में कदम मत रखना। यही वजह थी कि मैं बहुत हद तक डरपोक भी थी। मुझ में आत्मविश्वास की बहुत ही कमी थी और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मैं बाहर बहुत कम निकली थी। कभी किसी से बात करनी पड़ जाती थी तो बहुत ही मुश्किल से कर पाती थी। माँ के मुंह से मैं अक्सर यही सुना करती थी कि पता नहीं मैं दूसरे घर जाकर कैसे गुजारा करूंगी। 2 दिन बाद अब मेरी शादी थी, तो यही बात मुझे डरा रही थी कि पता नहीं मेरी आगे आने वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी। मगर मैं अपने माँ बाप के फैसले पर सर झुका दिया था कि वह मेरे लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। पापा मेरी शादी के दिन बहुत खुश थे। उनकी तबीयत उन दिनों काफी खराब थी, मगर फिर भी वह शादी के तमाम काम खुद ही देख रहे थे। मेहमानों से लेकर खाने तक का इंतजाम पापा ने खुद ही किया था। हर चीज वह दौड़ दौड़ कर रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वह किस तरह अपनी खुशी मनाए, क्योंकि मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। दोनों भाई मुझसे छोटे थे और हमारे घर के हालात भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। मगर पापा मेरी शादी के लिए सालों से पैसे जमा कर रहे थे ताकि वह मेरी शादी के फर्ज से खुशी खुशी मुक्त हो सके, और आज वह दिन आ ही गया था। तो पापा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पापा के जोड़े हुए पैसों से शादी की तैयारी मुमकिन नजर नहीं आ रही थी, तो उन्होंने मेरी शादी के लिए कर्ज भी लिया था और इस तरह वह मेरी शादी की वजह से कर्ज में डूब चुके थे। मुझे इस बात का बहुत एहसास था कि पापा मेरी शादी की वजह से कर्ज में डूब गए हैं। मैं यह भी जानती थी कि पापा के लिए यह कर्ज उतारना बहुत ही मुश्किल रहेगा। पापा को लेकर मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। खैर, बहुत ही खुशी खुशी मेरी शादी निपट गई थी और मैं ब्याह कर अपनी ससुराल आ गई। ससुराल आई तो सबने ही मेरा बहुत ही शानदार स्वागत किया था। मेरे ससुराल वाले मुझे लेकर बहुत ही खुश थे। मैं थी भी तो बहुत ही सुंदर। कोई भी मुझे देखता तो देखता ही रह जाता था। बड़ी बड़ी काली आंखें, दूध जैसी सफेद रंगत, छहरहरा बटन कमर तक आते, लंबे काले बाल। यही वजह थी कि मेरी माँ ने मुझे घर से बहुत कम बाहर निकाला था। जैसे ही जवान की दहलीज पर कदम रखा था, मेरे माँ बाप को मेरी चिंता होने लगी थी। उन्हें मेरी खूबसूरती से डर लगता था कि कहीं कोई उच्च नीच ना हो जाए। मेरे पति ने मेरी तस्वीर तो पहले ही देख रखी थी, लेकिन जब मुझे अपने सामने बैठा देखा था तो वह दिल थाम कर रह गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की उसकी पत्नी बन गई थी। शादी की पहली ही रात मेरे पति ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे अंदर से सारा डर निकल गया था। मैं बहुत खुश थी और भगवान को धन्यवाद दिया था कि मुझे इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिला था। शादी का एक दिन तो ऐसे ही गुजर गया था, लेकिन शादी के अगले दिन पता नहीं क्यों मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा। दर्द हल्का हल्का था, इसलिए मैं इग्नोर कर दिया, क्योंकि शादी से कुछ दिन पहले भी मेरे पेट में दर्द उठ रहा था, मगर कुछ देर यह दर्द होकर रुक गया था। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती थी। आज भी इसी तरह कुछ देर तक दर्द होता रहा और फिर बंद हो गया। इस बार भी मैं इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज मेरी ससुराल में मेरा दूसरा दिन था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। ऐसे में मैं किसी को कह भी नहीं सकती थी कि मेरी तबीयत खराब है। फिर हर किसी के मुंह पर यही होता कि नई दुल्हन की तबीयत खराब हो गई है। बस यही सोचकर मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। कुछ देर बाद मेरे घर वाले भी आ गए थे, लेकिन दर्द था कि एक बार फिर से उठ रहा था और जिसकी वजह से मुझे बेचैनी होने लगी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी तबीयत अब धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त किए बैठी थी। धीरे धीरे मेहमान आते गए और मुंह दिखाई की रस्म करते गए, लेकिन दर्द था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं जैसे तैसे खुद को संभाले चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए बैठी हुई थी। पूरा समय मेरा ऐसे ही दर्द में गुजर गया था।
रात के समय घर से मेहमानों का कुछ भीड़ कम हुई थी। मेरी सास ने मुझे मेरे कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। कमरे में आकर मैं सुकून का सांस लिया। सुबह से बैठे रहने की वजह से मेरी कमर अकड़ चुकी थी और पेट का दर्द भी अब जोर हो चुका था। मैं अपने कमरे में आकर खामोशी से लेट गई और दर्द के कम होने का इंतजार करने लगी। मैं सोच रही थी कि शायद दर्द खुद ही काम हो जाएगा, और कुछ देर बाद हुआ भी ऐसा ही। दर्द की जो तेजी थी वह खुद ब खुद कम होने लगी थी। दर्द को कम होते देखकर मैं सुकून का सांस लिया। मुझे शादी में बाजार के खाने खाने पड़े थे। हो सकता है इसीलिए मेरे पेट में दर्द उठा हो, वरना और कोई वजह तो मेरी समझ में नहीं आ रही थी, और इस वजह को मैंने किसी को बताना ठीक भी नहीं समझा। सब यही सोचते शायद ज्यादा खाने की वजह से मेरे पेट में दर्द है। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। दर्द बहुत हद तक काम हो चुका था, बल्कि बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। दिन भर की थकी हुई थी और दर्द से परेशान रही थी। बेड पर लेटते ही मुझे नींद आ गई थी। मेरा पति रोहित कमरे में कब आया मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसने मुझे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और वह भी मेरे करीब होकर लेट गया था। अगले दिन भी मेहमानों का आना जाना लगा रहा था, लेकिन भगवान की कृपा थी कि आज मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैंने भी यही समझा कि शायद मुझे बाजार के खाने की वजह से ही दर्द हुआ हो। आज शादी का तीसरा दिन था। शादी के हंगामे में सब थक चुके थे। घर में सभी लोग शादी की थकान उतार रहे थे। सभी लोग देर से सोकर उठे थे। मैं नई दुल्हन थी, इसलिए मुझे किसी ने उठाना ठीक भी नहीं समझा था। 12 बजे के करीब ही मेरी आंख खुली तो मेरी ननद मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ता करके मैं कमरे से बाहर आ गई और घर वालों के साथ बैठ गई। तभी मुझे अपनी तबीयत फिर से थोड़ी ढीली मालूम होने लगी थी, मगर मैंने उसे अपना वह वहम समझकर झटक दिया और सबके साथ हंस बोलकर समय गुजारने लगी। जाहिर है शादी का घर था, कुछ ना कुछ मेहमान तो अभी मौजूद थे। रोहित की दूसरे शहर से आई बुआ भी अब तक घर में ही मौजूद थी। वह मुझे ऊपर से नीचे तक गौर करके देख रही थी। उनके घूरने की वजह से मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से वह मुझे घूर रही थी, अच्छे से अच्छा इंसान भी ऐसे देखने से नर्वस हो जाता। यही वजह थी कि वहां बैठकर मुझे और भी ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। तो मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई, क्योंकि अब मुझे वहां बैठना मुश्किल हो रहा था। पेट का दर्द भी फिर से बढ़ने लगा था। ऊपर से बुआ की नजरें मेरे शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थी। कमरे में आकर मैं थोड़ा सुकून का सांस लिया। दोपहर हो चुकी थी, तो मैं कुछ देर सोने के इरादे से बिस्तर पर लेट गई और यही सोचा, इस तरह मेरे दर्द को कुछ आराम मिलेगा। जाने कब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई, मुझे कुछ पता नहीं चल। शाम में मेरी आंख खुली। कुछ देर तक ऐसा ही बिस्तर पर ही लेटी रही। उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मगर मैं अभी नई नई दुल्हन थी। मुझे हर कदम सोच समझ कर उठाना था। माँ के घर में तो जब मर्जी चाहती तब सो जाती थी। जब हाथ मुंह धोकर कमरे में आई तो अचानक मुझे अपने पेट में दोबारा से दर्द महसूस हुआ। मैंने उसे इग्नोर कर दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि है भगवान, मेरे पेट का दर्द कम हो जाए। मगर इस बार दर्द कम होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। पेट में होते दर्द ने तेजी पकड़ ली थी। मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मेरे अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि किसी को आवाज लगाकर बताती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। रोहित भी उस समय घर पर मौजूद नहीं था। काफी देर मुझे इसी तरह दर्द की तेजी से तड़पते गुजर गई थी। काफी देर बाद रोहित घर पर आया तो उसने मेरी खराब होती हालत देखकर मुझे मेरी तबीयत के बारे में पूछा, क्योंकि मेरा चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। मेरे पति ने मेरी यह हालत देखी तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाने की जिद करने लगा। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, तो मैंने उससे घर में ही मौजूद कोई पेट दर्द की दवा मंगाई, तो वह खामोश हो गया और घर में ही मौजूद पेट दर्द की दवा लाकर मुझे दे दिया। मगर दवा खाकर भी मेरे दर्द को आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन थोड़े समय के बाद दर्द की तेजी में कमी तो होने लगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं रुका था। लेकिन फिर भी मैंने सुकून का सांस लिया। 1-2 घंटे सुकून से गुजर गए और मेरा पति रोहित भी अब रिलैक्स हो गया था। सबने मिलकर रात का खाना खाया, लेकिन मैं बस नाम के लिए बस थोड़ा सा ही खाया था, क्योंकि दर्द मुझे अभी हल्का हल्का महसूस हो रहा था।
रोहित ने कहा कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम कमरे में जाकर आराम करो। मैं भी फौरन उठकर कमरे में आ गई थी, क्योंकि मेरा भी लेटने का मन कर रहा था। अभी लेटे कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक पेट में दर्द की तेज लहर उठी थी और मेरी चीख निकल गई थी। सब लोग मेरे कमरे में दाखिले हुए। मेरी हालत देखकर रोहित परेशान हो गया था। उसने मुझे डांट लगाते हुए कहा कि मैं पहले ही तुमसे कहा था कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन तुम नहीं मानी। शादी का तीसरा ही दिन था और मैं उनके साथ जाने से झिझक रही थी, मगर रोहित ने मेरी एक ना सुनी और मुझे तैयार होने के लिए कहा और खुद भी तैयार होने लगा। मैं तैयार होकर कमरे से आई तो सास भी मेरी तबीयत को लेकर परेशान थी। उन्होंने आशीर्वाद देकर हम दोनों को डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर के पास पहुंचकर हम दोनों अपने नंबर के इंतजार में बैठ गए। अस्पताल में तरह तरह के मरीज आए हुए थे। किसी को अस्पताल में आकर खुशी मिल रही थी, तो कोई अपने प्यारों के लिए भगवान से प्रार्थनाएं कर रहा था। मेरे पेट में अब इतनी तेज दर्द था कि मुझे बैठा भी नहीं जा रहा था। दर्द की शिद्दत से मैं टहलने लगी थी। मुझे किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। बेचैनी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। रोहित ने मेरी बिगड़ती तबीयत को देखकर परेशान होता जा रहा था। जब मेरी तबीयत ज्यादा ही बिगड़ी तो मेरी बारी का इंतजार किए बगैर डॉक्टर के पास पहुंच गया और उनसे बात की। डॉक्टर ने जल्दी से मुझे इमरजेंसी में पहुंचा दिया और मुझे चेक करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा, कहाँ दर्द है? तो मैंने उन्हें अपने पेट के उसे हिस्से पर हाथ रखकर बताया जहां दर्द हो रहा था। डॉक्टर को मेरे पेट दर्द की वजह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ दवाइयां देकर हमें घर भेज दिया। घर आकर मैं दवाइयां खाई, थोड़ा सुकून मिला और मैं सो गई। सुबह तक दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। मैं पहले की तरह ठीक हो गई थी, मगर फिर शाम होते होते मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई और मुझे फिर से अस्पताल ले जाया गया। इस बार डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह दी और कहा कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर ही कुछ पता चल सकता है, और साथ ही यह भी कहा कि अल्ट्रासाउंड अब भी इसी समय करवाने होंगे। कुछ देर बाद मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने में अभी कुछ देर बाकी थी। मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। उसी समय मुझे दोबारा से इमरजेंसी में ले जाया गया और डॉक्टर ने मुझे दोबारा दर्द कम करने के इंजेक्शन लगा दिए। कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर मेरे साथ खड़ी थी। साथ ही रोहित भी बैठा हुआ था। मैं अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर के माथे पर बल पड़ गए थे। वह काफी देर तक रिपोर्ट को देखती रही, मगर मुंह से कुछ न बोली। आखिरकार रोहित ने ही डॉक्टर से पूछा कि रिपोर्ट में क्या है, तो डॉक्टर ने जो कुछ कहा वह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए और रोहित भी फटी फटी आंखों से डॉक्टर की तरफ देखने लगा। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर क्या बोल रही है। एक पल के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ सका कि डॉक्टर ने आखिर क्या कह दिया है, और जब थोड़ी देर बाद डॉक्टर की कही हुई बात मेरे समझ आई तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मेरी हालत ऐसी हो गई कि जैसे मेरे शरीर में जान ही ना हो। रोहित तो पहले डॉक्टर को फटी फटी आंखों से देखता रहा। उसके बाद उसने ऐसी नजरों से मेरी तरफ देखा कि मुझे ऐसा लगा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। रोहित की आंखों में मेरे लिए साफ साफ अविश्वास दिखाई दे रहा था। वह मुझे ऐसे देख रहा था कि जैसे मैं कोई चोर हूं और मैं बस इस समय हालात को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर डॉक्टर की बात के जवाब में क्या बोलूं या अपने पति रोहित को क्या जवाब दूं। मेरा दिमाग तो जैसे सुन्न हो गया था। मेरी दुनिया एक पल में ही घूम कर रह गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ महीने पहले तुमने अपनी प्रेगनेंसी गिरवाई थी, इसीलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए थे। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था? रोहित ने डॉक्टर से कहा कि अभी हमारी शादी को सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। तो डॉक्टर हैरान हो गई और मुझे नफरत भरी नजरों से देखने लगी, जैसे मैं कितना बड़ा पाप कर दिया हो। डॉक्टर ने कहा कि इस बारे में तो आप अपनी पत्नी से ही पूछें, न जाने कहां कहां गुल खिलाकर आई है। डॉक्टर के मुंह से अपने लिए यह शब्द सुनकर पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ था। रोहित मुझे खून भरी नजरों से घूर रहा था और मैं मुजरिम ना होते हुए भी उनके सामने सर झुकाए बैठी थी। वार्ड में मौजूद और नर्सें भी मेरी तरफ देख देख कर एक दूसरे के कानों में कुछ कह रही थीं और डॉक्टर मेरी तरफ नफरत भरी नजरों से देख रही थी। रोहित काफी देर तक खामोश बैठा जमीन को घूरता रहा। मैं अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी।
डॉक्टर ने मुझे कुछ बोलने के लिए छोड़ा ही कब था? उसने तो सीधे मेरे दामन को ही दागदार कर दिया था। मैं बस शौक की कैफियत में बैठी थी। मुजरिम ना होते हुए भी मैं अपने पति से नजर नहीं मिल पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर अपनी बेगुनाही का विश्वास कैसे दिलाऊं। मुझे इस समय अपनी माँ की बातें याद आने लगीं, जब वह मेरी कम बोलने की आदत से परेशान हो जाया करती थी। वह यह भी जानती थी कि मुझ में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, मुझे अपने लिए कुछ बोलना ही नहीं आता। और आज जब इतना खास मौका था, मेरे कैरेक्टर पर बात हो रही थी, कीचड़ उछाला जा रहा था तो मेरे होंठ सिल चुके थे, मेरा दिमाग जैसे बिल्कुल ही सुन्न हो चुका था। आज मुझे अपनी माँ की कमी का एहसास हुआ कि मैं अपने लिए बोलना कभी क्यों नहीं सीखा। कुछ देर बाद एक नर्स ने आकर मुझे ड्रॉप लगा दी ताकि मेरे पेट का दर्द रुक सके। वह ड्रॉप लगभग 2 घंटे में खत्म हुई। ये 2 घंटे मैं सूली पर गुजरे थे। सामने रोहित जमीन पर नजरें गाड़ी बैठा था और मैं अब तक डॉक्टर की इस बात पर हैरान थी। मैं कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, फिर भला डॉक्टर इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती थी। ड्रॉप खत्म हुई तो रोहित मुझे लेकर घर आ गया। मैं लड़खड़ा रही थी। मुझे अपने पति की लाल आंखें और गुस्सा देखकर खौफ महसूस हो रहा था। प्रेग्नेंट होना तो बहुत दूर की बात थी, मुझे तो मेरे पति के अलावा कभी किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। मैं बिल्कुल पवित्र थी, तो भला डॉक्टर यह बात कैसे कह सकते थे। सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा था। रोहित मुझे घसीटते हुए घर लेकर आया था। मैं अपने कमरे में चली गई थी और रोहित सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया था। उसने मुझे इस बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा था। शायद वह डॉक्टर की बात पर ही विश्वास कराया था, मुझे एक बार भी अपनी सफाई का मौका नहीं दिया था। मैं अपने कमरे में बैठी इसी बात पर सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि ना जाने अब आगे क्या होगा। इसी उलझन में बैठी आंसू बहा रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और रोहित के साथ उनकी माँ भी कमरे में दाखिल हुई। और कमरे में आते ही रोहित की माँ ने मुझे कोसना शुरू कर दिया कि कैसी चरित्रहीन बहू उनके पाले पड़ गई है। उन्होंने मेरे सामने ही मेरी माँ और पापा को फोन लगाया और उन्हें ना जाने कितनी बातें सुनाई और साथ ही यह भी कहा कि आकर अपनी बेटी को ले जाओ। वह ऐसी आवारा और चरित्रहीन बहू को अपने घर में नहीं रख सकते। इस मामले में रोहित बिल्कुल खामोश खड़ा था। वह बस खामोशी से अपनी माँ को मेरी माँ और पापा से बातें करते हुए सुन रहा था। मेरी आत्मा जैसे अंदर ही अंदर चीख रही थी। मैं अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। हाँ, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे किसी ने एक शब्द भी नहीं पूछा और सीधा अपना फैसला सुना दिया था। लेकिन इस समय मुझे अपनी बिल्कुल परवाह नहीं थी। सबसे ज्यादा परवाह मुझे अपने माँ बाप की थी कि यह सब सुनकर उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैं जानती थी कि मेरे पापा ने मेरी शादी कितनी मुश्किलों से की है, कितनी जगह से उन्होंने कर्ज लिया था। कर्ज उतारना तो दूर की बात, अभी तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिर कितना कर्ज हो चुका है। शादी के तीसरे दिन ही तमाशा हो गया था। मेरी सास लगातार मुझे बातें सुन रही थी और ना जाने कौन कौन से घटिया शब्द मेरे लिए इस्तेमाल कर रही थी। रोहित की आंखों में तो खून उतर आया था। वह मुझे नफरत और गुस्से भरी निगाहों से घूर रहा था। वह तो मुझे तलाक देने के लिए तैयार बैठा था, बस मेरे मम्मी पापा का इंतजार कर रहा था। मैं डरी सहमी सी एक कोने में मुजरिम बनकर खड़ी थी। मेरी सास तो इसी बात का भगवान को धन्यवाद कर रही थी कि जल्द ही उन लोगों के सामने मेरी सच्चाई खुलकर आ गई और उन लोगों की मुझसे जान छूट गई। कुछ देर बाद मेरे मम्मी और पापा बदहवासी की हालत में मेरी ससुराल पहुंच गए थे। हम सब लोग उस समय हॉल में मौजूद थे। हर तरफ से मुझ पर ताने पड़ रहे थे। वहां पर मौजूद हर आदमी मुझे चुभती हुई और नफरत भरी निगाहों से घूर रहा था। मैं बस कोने में सुखड़ी सिमटी खड़ी रोए जा रही थी। बस रोने से मतलब था, इसके अलावा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रोहित की बुआ भी मुझे बदचलन और चरित्रहीन जैसे शब्दों से नवाज रही थी और मेरी सास को कह रही थी कि उन्होंने लाख मना किया था कि अनजान लोगों में शादी मत करो, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी थी और अपने बेटे की शादी अनजान लोगों में कर दी। रोहित की बुआ इस शादी के खिलाफ थी क्योंकि वह रोहित की शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहती थी। लेकिन मेरी सास जिद पर अड़ी थी कि मैं रोहित की शादी अपनी पसंद से करूंगी। इसी वजह से दोनों नंद भाभी में नाराजगी थी और अब तो रोहित की बुआ को मौका मिल गया था कि मेरी सास गलत थी।
जैसे ही मेरे मम्मी पापा ने हॉल में कदम रखा, मैं भागकर उनके पास चली गई और उनके गले से लगकर रोने लगी। मम्मी मुझे चुप कराने लगी, मगर मेरे रोने में और भी ज्यादा तेजी आ गई। इतने घंटे तक मुझ पर जो कयामत बीत रही थी, अब वह आंसुओं की सूरत में बाहर आने लगी थी। मेरे मम्मी पापा को मेरी सास ने अपने सामने बैठाकर ना जाने कितनी बातें सुनाई थीं कि आपने क्यों अपनी बदचलन बेटी को उनके माथे थोप दिया। मेरी माँ मेरे चरित्र की कस्में खा रही थी और पापा का जैसे सर झुक गया था। उस पल मेरे पापा मुझे और भी ज्यादा कमजोर और बूढ़े नजर आने लगे। मेरी मम्मी मेरी सास और मेरे पति को यही विश्वास दिला रही थी कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है, उनकी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मगर वह लोग कोई भी बात, कोई भी सफाई सुनने को तैयार नहीं थे। उनकी बस यही रट थी कि अपनी बेटी को यहां से ले जाओ। अब वह लोग एक पल के लिए भी मुझे घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। रोहित का भी गुस्से से बुरा हाल था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मेरे पापा के हाथ में दे दिया और कहा कि आप इसे लेकर चले जाएं। मैं इसे अब और अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ ही दिनों में आपके घर तलाक के पेपर भी आ जाएंगे। तलाक की बात सुनते ही मेरे पापा ने रोहित के पैरों में अपना सर रख दिया और उनसे कुछ समय की मोहलत मांगी। रोहित को मेरे पापा की हालत पर कुछ दया आ गई और वह कुछ दिनों के लिए राजी हो गया। कहने लगा कि मैं आपको और आपकी बेटी को थोड़ा समय देता हूं। अगर आप लोग अपनी बेटी की बेगुनाही साबित नहीं कर सके तो फिर मैं इसे अपने साथ नहीं रखूंगा और मैं इसे तलाक देकर आपके घर भेज दूंगा, मेरे और मेरे मम्मी पापा के लिए। ये थोड़ा सा समय भी बहुत था। इतने समय में मैं अपने बेगुनाही साबित कर सकती थी। मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर घर आ गए। मेरे घर में अलग ही कोहराम मचा हुआ था। अभी शादी को तीसरा ही दिन था और मेरे पति की जबान पर तलाक देने की बातें थीं। ऊपर से मेरे चरित्र पर भी कीचड़ उछाला गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। मेरे भाइयों ने डॉक्टर की कही हुई बात सुनी तो वह तो गुस्से से पागल ही हो गए थे और मुझे मारने के लिए बड़े कहने लगे कि तुमने सारे जमाने में हमारी नाक कटवा दी, हमें कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। लेकिन मैं तो बस रोए जा रही थी। मैं जब अपने पति और सास को ही कोई सफाई नहीं दी थी तो अपने भाइयों को क्या सफाई देती। मेरे मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मम्मी और पापा ने बीच में आकर मेरे भाइयों के हाथ रोक लिए थे। देखते ही देखते ये खबर पूरे खानदान में फैल गई कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये खबर सुनते ही सब लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली थीं। मम्मी पापा रात भर इसी सोच में अपने कमरे में बैठ रहे, मेरे आने वाले फ्यूचर के बारे में बातें कर रहे थे और मैं अपने आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। पूरी रात जागते हुए आंखों में ही कट गई थी। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा था। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मम्मी पापा तैयार बैठे थे। मुझे देखकर मम्मी ने कहा कि तुम भी तैयार हो जाओ। मैंने मम्मी पापा से कोई सवाल नहीं किया और दोबारा अपने कमरे में जाकर तैयार हो गई। अपना हुलिया ठीक करके जब मैं बाहर आई तो मम्मी ने मुझे बताया कि वह मुझे लेकर दोबारा उसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं ताकि मेरा दोबारा से चेकअप करवाया जाए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मेरे मम्मी पापा को मेरे ऊपर पूरा विश्वास था क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी उनके सामने ही तो गुजारी थी। मम्मी पापा मेरे चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ थे। वह चाहकर भी मेरे ऊपर शक नहीं कर सकते थे। रात भर बैठकर दोनों ने यही सोचा था कि उस डॉक्टर को मुझे दोबारा दिखाया जाए ताकि हकीकत खुलकर सामने आ जाए। हम लोग दोबारा हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरे पति को भी पापा ने फोन करके हॉस्पिटल ही बुला लिया था। रोहित आना नहीं चाहता था, मगर पापा ने ज्यादा ही जोर दिया तो वह खामोशी से आ गया। अस्पताल में जब मेरा रोहित से सामना हुआ तो उसने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। मैं अपने आंसू पीकर रह गई। जब हमारा नंबर आया तो मैं मम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मुझे देखते ही पहचान चुकी थी, मगर जब मेरी माँ ने उन्हें विश्वास मिलाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई हो, मैं भी डॉक्टर को बहुत विश्वास दिलाया कि मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। प्रेग्नेंट होना तो दूर की बात थी। तो डॉक्टर भी कुछ सोच में पड़ गई और उसने दोबारा से मेरा अल्ट्रासाउंड लिख कर दिया। मैं मम्मी के साथ दोबारा अल्ट्रासाउंड रूम में पहुंच गई थी। अल्ट्रासाउंड करवा के फ्री हुई तो डॉक्टर ने कुछ देर बाद रिपोर्ट लेकर मिलने को कहा।
ये समय मैं जैसे सूली पर गुजारा था। अगर आज भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ आता तो मेरा घर तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता था। यही वजह थी कि मेरा दिल भगवान से रो रो कर प्रार्थना कर रहा था कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक हो और जो सच है वहीं सब सामने आए, वरना मेरा घर तो बर्बाद हो जाता, साथ ही साथ मेरी बहुत बदनामी भी होती। मैं समाज में बदनाम होकर रह जाती। यह ऐसी बदनामी का दाग था जो जिंदगी भर मेरे दामन से नहीं छूट सकता था। कुछ ना करके भी मैं सबकी नजरों में मुजरिम बनी हुई थी और उस समय कोई नहीं समझ सकता था। मेरे दर्द को अपनों की आंखों में मैंने अपने लिए अविश्वास देखा था, जिसकी वजह से मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर के पास गई। इस बार मेरे साथ सिर्फ मेरी माँ थी। मेरे पापा और मेरे पति बाहर ही मौजूद थे। कुछ देर बाद मेरी सास भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। उनके जुबान पर तो यही था कि अब कौन से डॉक्टर को दिखाना बाकी रह गया है। वह रोहित से कह रही थी कि इस चरित्रहीन लड़की को तलाक देकर मामला खत्म करो, मगर शायद रोहित को भगवान का डर था। वह तलाक देने से पहले अच्छी तरह सब कुछ छानबीन कर लेना चाहता था ताकि कहीं उसके हाथों कुछ गलत फैसला ना हो जाए, इसीलिए वह अपने आप को रोका हुआ था। मैं मुजरिमों की तरह डॉक्टर के सामने सर झुकाए बैठी थी। कुछ ही देर में डॉक्टर के पास मेरे पति और सास भी आ गए थे और मेरे पीछे मेरे सारे घर वाले खड़े थे। डॉक्टर के जुबान से निकलने वाले शब्द मुझे नई जिंदगी भी दे सकते थे या फिर मुझे मौत की गहराइयों में भी फेंक सकते थे। मेरी जिंदगी की डोर अब डॉक्टर के हाथ में थी और मैं डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले फैसले का इंतजार कर रही थी। कुछ देर तक डॉक्टर मेरी रिपोर्ट देखती रही। फिर उसने मेरी पिछली रिपोर्ट मांगी, जो मैंने अपने बैग से निकालकर डॉक्टर के सामने रख दी। बहुत देर तक खामोशी से दोनों रिपोर्ट्स को चेक करती रही। उसके चेहरे पर अजीब ही एक्सप्रेशन थे। कुछ देर बाद डॉक्टर के चेहरे पर चौंकने वाले हाव भाव पैदा हो गए थे, जैसे कुछ गलत हुआ हो। डॉक्टर ने मेरी आज की रिपोर्ट मेरे सामने रखते हुए कहा कि मेरे पेट में दर्द की वजह बाहर का खाना था, जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मेरे लीवर पर सूजन आ गई थी, तभी इतना दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने मेरी माँ से कहा कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट नहीं थी। मेरी सास ने फौरन कहा कि पिछली रिपोर्ट में आपने बताया था कि यह प्रेग्नेंट थी। तो डॉक्टर ने बताया, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि पिछली रिपोर्ट नाम की वजह से गड़बड़ हो गई थी। मेरा नाम नेहा शर्मा था और जिस औरत की रिपोर्ट मेरे पास थी उसका नाम भी नेहा शर्मा था। उसका कुछ महीने पहले ही मिसकैरेज हुआ था, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द था। नाम के एक जैसे होने की वजह से यह सारी गलतफहमी हुई थी। डॉक्टर ने अपनी गलती मानकर हम सब से माफी मांगी। मेरा दिल तो उस समय भगवान को याद करके रो पड़ा था। पति और सास शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे, तो मेरे पापा ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। कहा कि यह सब एक गलतफहमी का नतीजा था और इस तरह मेरा घर बर्बाद होने से बच गया। रोहित ने मुझसे माफी मांगी। मैंने भी रोहित को माफ कर दिया क्योंकि गलती तो उसकी भी नहीं थी।